हेलो, मैं हूं विनय कुमार गुप्ता। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट टू बी नोटेड में। अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो का अगला नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और वीडियो को पूरा एंड तक देखें। आज हम NCERT कक्षा 7 का 12वां अध्याय उस पर चर्चा करेंगे। उसके पहले 11 अध्याय हो चुके थे, तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा 12वां अध्याय है पादप में जनन। तो इस चैप्टर में जो है हम पादप में किस प्रकार जनन होता है, जनन की क्या क्या विधियां हैं, तो इसमें हम यही जानेंगे जनन की विधियों के बारे में। कोई भी पादप हो, कोई भी जंतु हो, वो अपने वंश और प्रजाति को बनाए रखने के लिए जनन करता है। तो जनन अति आवश्यक है अपने वंश और प्रजाति को बनाए रखने के लिए, इसीलिए पादप और जंतुओं में जनन होता है। सभी जीव अपने समान जीवों का जनन करते हैं। तो कोई भी जीव है वो अपने समान ही संतान उत्पन्न करते हैं, चाहे वो सीधे अपने समान जीव उत्पन्न करे या अंडे के माध्यम से जीव का जनन हो। तो इस प्रकार वो जनन करते हैं। माता पिता से संतति का जनन जनन कहलाता है। तो माता पिता के द्वारा उत्पन्न होता है, उसको क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को जनन कहते हैं। लेकिन पादप कैसे जनन करते हैं? पादप में जनन जो होता है विभिन्न विधियों द्वारा होता है, जिसके बारे में हम इस अध्याय में जानेंगे। हेडिंग है जनन की विधियाँ। कक्षा 6 में आपने पुष्पीय पादप के विभिन्न भागों के बारे में पढ़ा था। तो पुष्प के विभिन्न भाग क्या क्या होते हैं आपने इसके पहले पढ़ा था कक्षा 6 में, जब हम लेक्चर लिए थे कक्षा 6 का। तो उसमें ये बताया गया था कि पुष्प मतलब पादप में कौन कौन से भाग होते हैं, उसके नाम आप कमेंट में करिए और उसके क्या क्या कार्य हैं आप बता सकते हैं। अधिकांश पादपों में मूल मतलब जड़, तना और पत्तियां होती हैं। ये पादप के कायिक अंग कहलाते हैं। तो पादप के कायिक अंग कौन कौन से होते हैं? मूल, तना और पत्तियां होती हैं। वृद्धि की निश्चित अवधि के बाद अधिकांश पादपों में पुष्प निकलते हैं। मतलब ये जो पादप होते हैं, ये जब वृद्धि कर लेते हैं, एक निश्चित समय बाद जब इनकी वृद्धि हो जाती है, तब उसमें उस पादप से पुष्प भी निकलते हैं। तो आपको याद रखना है कि कायिक अंग क्या क्या कहलाते हैं? मूल, तना और पत्तियां। तो मूल, तना, पत्तियां इसलिए कायिक अंग बोले जाते हैं क्योंकि इसी के द्वारा जो है इनमें जनन होता है। तो अभी आगे हम देखेंगे कैसे होता है, पत्ती के द्वारा, तना के द्वारा, मूल के द्वारा। बसंत ऋतु में आम के वृक्षों को पुष्पित होते देखा होगा। जब बसंत ऋतु आता है तो आम के वृक्षों पे क्या होता है? पुष्प लगते हैं, और यही पुष्प बाद में आम के उन रसीले फलों को निर्मित करते हैं। तो फूल से फल बनता है। तो पहले फूल आते हैं, तो फूल परिपक्व होकर फलों में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसका आनंद हम गर्मियों में उठाते हैं। हम फलों को खाते हैं और सामान्यतः बीजों को फेंक देते हैं। बीज अंकुरित होकर नया पादप बनाते हैं। यदि ऐसा है तो पादप में पुष्पों की क्या भूमिका है? पुष्प पादप में कार्य करते हैं। तो पुष्प क्या करते हैं? पादप में जनन का कार्य करते हैं। तो जनन के लिए कौन उत्तरदायी होता है? पुष्प होता है। वास्तव में पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। तो पुष्प ही जो होते हैं पादप के जनन अंग होते हैं। पुष्प में कई सारे पार्ट होते हैं, इसके पहले हम बता चुके थे। किसी पुष्प में केवल नर जनन अंग और मादा जनन अंग या फिर दोनों ही जनन अंग हो सकते हैं। तो कोई भी पुष्प हो, या तो नर जनन अंग होगा, नर जनन अंग को क्या बोलते हैं? पुंकेसर बोलते हैं, और मादा जनन अंग को क्या बोलते हैं? स्त्रीकेसर बोलते हैं। या तो फिर दोनों जनन अंग हो सकते हैं। तो कहने का मतलब पुष्प जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक लिंगी पुष्प होता है एक, और दूसरा होता है द्विलिंगी पुष्प। एक लिंगी में या तो नर जनन अंग होगा या तो मादा जनन अंग होगा।
लेकिन द्विलिंगी में दोनों ही जनन अंग पाए जाते हैं। अभी आगे आप देखेंगे। पादप अनेक विधियों द्वारा अपनी संतति उत्पन्न करते हैं। इनमें जनन दो प्रकार का होता है। तो पादपों में जनन जो होता है वो दो प्रकार से होता है। एक होता है अलैंगिक जनन, एक होता है लैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन ये पादपों में जो है जनन की दो विधियां हैं, इसको आपको याद रखना है। अलैंगिक जनन में क्या होता है, इसको आपको नोट करना है। इसमें पादप बिना बीजों के ही नए पादप को उत्पन्न करता है। तो इसमें क्या होता है, अलैंगिक जनन में जो पादप होते हैं वो बिना बीजों के नए पादप को उत्पन्न कर सकते हैं। तो ये अलैंगिक जनन में होता है। और लैंगिक जनन की बात करें तो जबकि लैंगिक जनन में नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं, तो लैंगिक जनन में क्या होता है, नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं। तो दोनों में अंतर आप समझ गए होंगे। तो लैंगिक जनन में क्या होता है, नए पादप बीजों से प्राप्त होते हैं, लेकिन अलैंगिक जनन में नए पौधे बीजों से प्राप्त नहीं होते, बिना बीजों के ही नए पादप प्राप्त होते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, मतलब उत्पन्न कर सकते हैं पादप। ये किस में होता है, अलैंगिक जनन में होता है। तो ये दोनों अंतर आपको याद रखना है। पहला हमारा आता है अलैंगिक जनन के बारे में देखते हैं। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन में नए पादप बीजों अथवा बीजाणुओं के उपयोग के बिना ही उगाए जाते हैं। तो इसमें बीज और बीजाणुओं की आवश्यकता नहीं होती है अलैंगिक जनन में। अलैंगिक जनन के लिए या तो पत्ती से ही उत्पन्न हो जाएंगे, या जड़ से ही, या तना से ही उत्पन्न हो जाते हैं। अभी आगे हम देखते हैं। ये इसमें दिया है कि गन्ना, आलू और गुलाब, क्या इनके आप बीज देखे हैं? तो ये बीजों से अधिकतर नहीं उगाए जाते हैं। ना गन्ना के लिए बीज की आवश्यकता होती है, ना आलू के लिए बीज की आवश्यकता होती है, ना गुलाब के लिए बीज की आवश्यकता होती है। ये इसमें अलैंगिक जनन होता है, गन्ना, आलू, गुलाब में। लेकिन सरसों, गेहूँ, धान, इन सब चीज़ों के लिए बीज की आवश्यकता होती है। पहला है कायिक प्रवर्धन। क्या है? कायिक प्रवर्धन। अब कायिक प्रवर्धन क्या होता है देखते हैं इसमें। यह एक प्रकार का अलैंगिक जनन है। अलैंगिक जनन में पहला आता है कायिक प्रवर्धन, जिसमें पादप के जो जड़ होते हैं, जिसको मूल बोलते हैं, तना होता है, पत्ती होता है, अथवा कली, मुकुल होता है, जैसे किसी कायिक अंग द्वारा नया पादप प्राप्त किया जाता है। तो अभी हमने बताया था इसके पहले कि इसके जड़ से, तना से, पत्ती से जो है नए पादप विकसित होते हैं अलैंगिक जनन में। तो अलैंगिक जनन में जो कायिक प्रवर्धन होता है उसमें ऐसा ही होता है कि पादप के जो जड़ हैं, तना होते हैं, पत्ती होते हैं, या उनकी जो पुष्प की कलियां होती हैं, ये उसके कायिक अंग है, और इसी के द्वारा जो है कायिक अंग द्वारा ही नया पादप प्राप्त किया जाता है। चूँकि जनन पादप के कायिक भागों से होता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन। तो कायिक प्रवर्धन क्यों कहते हैं, इसके कायिक भागों से नए पौधों का जन्म होता है। अब कायिक भाग हमने बताया था क्या क्या है। कायिक भाग जड़ होता है, तना होता है, पत्ती होता है, और एक कली आप बोल सकते हैं, पुष्प की जो कली होती है। तो इन चार चीज़ों से जो है कायिक प्रवर्धन होता है, इससे नए पादप उत्पन्न होते हैं। गुलाब और चंपा के पौधों की एक शाखा को उसकी पर्व संधि से काटती है। पर्व संधि से तने या शाखा का वह भाग है जहाँ से पत्ती निकलती है। शाखा के इस टुकड़े को कर्तन या कलम कहते हैं। अब कलम को मिट्टी में दबा दीजिए। कलम को प्रतिदिन पानी दीजिए, उसकी वृद्धि को देखिए। तो आप अगर गुलाब या चंपा का पौधा लेंगे, ये है हमारा गुलाब के तने की कमल। आप देख रहे हैं ये गुलाब का तना है, इसमें आपको जो ऐसे निकला हुआ दिखाई दे रहा है, यही है पर्व संधि। इसी को बोला जाता है पर्व संधि। और ये जहाँ पर पर्व संधि होता है वहीं पर जो है कली होती है, ऐसे छोटी छोटी कली निकलती है, और इसी से छोटे छोटे पत्ते भी लगे रहते हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, कली कहते हैं।
अक्ष से जुड़ी कलिका, यहाँ पर दिखा है अक्ष से जुड़ी कलिका। तो इस प्रकार जो है कलम बनाकर आप इसको मिट्टी में डालकर देख सकते हैं। यहाँ पर देख रहे हैं कलम ऐसा है, भाग बना हुआ है, ऐसे तिरछा बना हुआ है और ये ऐसे तना गया हुआ है। ये कलम की तरह काटा गया इसको। आपने पुष्प कलिकाओं से पुष्पों को खिलते देखा होगा। तो पुष्प की जो कलिकाएं होती है इससे पुष्प खिलता है। पुष्प कलिकाओं के अतिरिक्त पत्तियों के कच्छ, पत्ती के पर्व संधि से जुड़ाव का जो बिंदु होता है, जहाँ से पत्तियाँ निकली हुई होती हैं, में भी कलिकाएं मुकुल होती हैं। तो अगर मान लीजिए कि ये तना है और यहाँ से पत्ती निकला हुआ है, ठीक, तो आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, यहीं से जो है निकले होते हैं, ऐसे करके कलिकाएं निकलती हैं यहाँ से, ऐसे करके, फिर यहाँ से छोटी छोटी पत्तियाँ भी उसके साथ निकलती हैं। तो ये कलिकाएं होती हैं, इसको मुकुल भी बोलते हैं। ये कलिकाएं प्ररोह अंकुरों के रूप में विकसित होती हैं। तो ये किस रूप में विकसित होती हैं कलिकाएं? ये कलिकाएं प्ररोह अंकुरों के रूप में विकसित होती हैं और कायिक कलिकाएं कहलाती हैं। तो ये कायिक कलिकाएं होती हैं। कली में एक छोटा तना होता है जिसके चारों ओर अपरिपक्व पत्तियां। तो अभी हमने बताया कि जो कलिकाएं होती हैं छोटी छोटी, उससे छोटे छोटे जो है अपरिपक्व पत्तियां भी जुड़ी हुई होती हैं और उसमें एक छोटा सा तना होता है कलिका के साथ। अब इस चित्र में दिखाया गया है आलू की आँख से अंकुरित होता पौधा। तो ये जो आपको संरचना दिख रही है इसी को आँख बोलते हैं। इसी से जो है आलू के नए पौधे जो है विकसित होते हैं। ये एक प्रकार की कलिका है। ये तने के रूप में निकलते हैं और कुछ पौधों में क्या होता है इसी प्रकार का निकलता है और उससे छोटे छोटे अपरिपक्व पत्तियां जुड़ी होती हैं। ऐसे छोटे छोटे पत्तियां विकसित हुई होती हैं। तो जो अपरिपक्व पत्तियां होती हैं एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित रहती हैं। कायिक कलिकाएं भी नए पादप को जन्म दे सकती हैं। तो जो कायिक कलिकाएं आपको दिखाई देती हैं पौधों में, उसी से नए पादप का जन्म भी होता है। अब यहाँ आलू के बारे में बताया गया, तो सभी देखे होंगे आलू में ऐसा होता है। इस प्रकार आप देख सकते हैं, उसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आप आलू जैसे कुछ दिन के लिए ऐसे रख देते हैं तो उसमें से ऐसे आँख निकल आता है। इसी को बोलते हैं, ये जो हरा हरा संरचनाएँ देख रही हैं, हरी हरी, तो जो हरी हरी संरचनाएं आपको दिख रही है उसी को आँख बोलते हैं। और इसी को अगर हम मिट्टी में दबा देते हैं तो इससे नया पौधा जन्म ले लेता है। तो इसमें बीज की आवश्यकता नहीं होती है। ये अदरक दिखाया गया, इसी प्रकार अदरक में भी होता है। अदरक में जो कलिका होता है उसको अगर मिट्टी में दाब दिया जाता है, कुछ दिन बाद उसको निकाल के देखते हैं तो इसी प्रकार जो है नए पादप अंकुरित होते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर लिखा है अदरक का एक टुकड़ा जिससे नए पादप अंकुरित हो रहे हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है ये उसके आँख वाला जो भाग होता है उसी से नया पौधा विकसित हो रहा है, अंकुरित हो रहा है। इसी प्रकार आप अदरक और हल्दी, आलू क्या है, तना है, तने से विकसित हो रहा है नया पौधा। इसी प्रकार आप अदरक और हल्दी, तो ये सब तने में आते हैं, अदरक हल्दी। तो अदरक से इसी प्रकार विकसित हो सकता है नया पौधा, हल्दी से भी, आलू से भी। और तो ये तीन चीज़ आपको याद रखना है कि तने से
किस प्रकार किस किस मतलब कौन कौन से वो मतलब पौधा हैं जो इसी प्रकार तने से विकसित होते हैं। तो अदरक, हल्दी और आलू, ये 3 चीज़ आपको याद रखना है। इसके तने भाग से कायिक प्रवर्धन होता है। अगला है ब्रायोफिलम, इसी को बोलते हैं पत्थर चट्टा। क्या बोलते हैं? पत्थर चट्टा में पत्ती के किनारों के गर्त में कलिकाएं होती हैं। यदि इस पादप की पत्ती आर्द्र मृदा में गिर जाए तो प्रत्येक कलिका या मुकुल नए पादप को जन्म देती। तो अभी तक हम तने के बारे में देख रहे थे कि तने से जो है विकसित हो रहा था नया पौधा, किसमें आलू, अदरक और हल्दी में। लेकिन अब पत्ती में, अब पत्ती की बात करें तो पत्ती के द्वारा नए पौधे किसमें विकसित होते हैं, उसका उदाहरण आपको याद रखना है ब्रायोफिलम या पत्थर चट्टा में पत्ती के किनारों की गर्त में कलिकाएं होती हैं, उसी से जो है नए पौधे विकसित होते हैं। अगर ये पत्ती जो है मिट्टी में, नमी वाली मिट्टी में गिर जाएं तो वो धीरे धीरे नए पौधों में विकसित हो जाते हैं, नए पौधे जन्म लेने लगते हैं वहाँ से। तो कुछ पादप की जड़ें भी नए पादप को जन्म देती हैं। अभी तक तना था, पत्ती था, अब जड़ की बात यहाँ हो रही है। तो कुछ पादप जड़ों से भी नए पादपों को जन्म दे सकती हैं। उदाहरण के लिए शकरकंद, डलिया, जिसको डहेलिया बोलते हैं। तो ये जितने हम बता रहे हैं सबका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, क्या कॉपी पेन अपने साथ लेकर बैठिए और इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ऐसे पूछा जा सकता है कि पादप की जड़ों से विकसित होने वाले कुछ पौधों के उदाहरण बताइए। तो शकरकंद और डहेलिया, इनके मूल से, इनके जड़ों से जो है, ये एक प्रकार के जड़ होते हैं शकरकंद और डहेलिया, और इन्हीं से जो है नए पादप उत्पन्न होते हैं। आप फिगर में देख सकते हैं, ये पत्थर चट्टा का या ब्रायोफिलम का पत्ती है जिसके किनारों पर कलियां होती हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर इसके किनारों पर कलियां हैं। अगर यही इसको मिट्टी में दबा दिया जाए, नमीयुक्त मिट्टी में, तो इससे नया पौधा विकसित हो जाता है। कैक्टस, कैक्टस नागफनी को बोलते हैं कैक्टस। जैसे पादप के वे भाग जो मुख्य पादप से अलग हो जाते हैं, नए पादप को जन्म देते हैं। प्रत्येक विलग्न भाग नए पादप के रूप में वृद्धि कर सकता है। तो कैक्टस जैसे पादप क्या करते हैं, इसके कुछ भाग क्या करते हैं, मुख्य पादप से अलग हो जाते हैं और वो अलग होकर एक नए पादप को जन्म देते हैं। तो ये कैक्टस में ऐसा पाया जाता है। अब कायिक प्रवर्धन से लाभ क्या है? पहला लाभ ये है कि ये इनसे जो है बहुत कम समय में जो है नया पादप उत्पन्न होता है। कायिक प्रवर्धन द्वारा पादप कम समय में उगाए जा सकते हैं, तो पहला लाभ यही है। तो कायिक प्रवर्धन से बहुत कम समय में नए पौधों को उगाया जा सकता है। लेकिन अगर यही आप अगर बीजों के माध्यम से उगाएंगे तो आपको काफ़ी समय लगेगा। पहले आप मिट्टी में डालेंगे, विश्व अंकुरित होगा, अंकुरित होने के बाद वो धीरे धीरे विकसित होगा, तो मतलब उसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो बीजे से उगाए जाने वाले पादप की अपेक्षा कायिक प्रवर्धन द्वारा उत्पन्न पादपों में पुष्प और फल कम अवधि में ही आ जाते हैं। तो दूसरा लाभ यह है कि जो बीजे से पौधे उगाए जाते हैं उसमें फल फूल बहुत अधिक समय में आते हैं, लेकिन कायिक प्रवर्धन द्वारा जो नए पौधे उत्पन्न होते हैं उसमें पुष्प और फल कम अवधि में ही आ जाते हैं। नए पादप जनक पादप की यथार्थ प्रतिलिपि होते हैं। तो कायिक प्रवर्धन द्वारा जो नए पादप उत्पन्न होते हैं, जो जनक पादप होते हैं जिससे वो उत्पन्न होते हैं, उसी की यथार्थ प्रतिलिपि होते हैं, मतलब उसी के समान बिल्कुल होते हैं, क्योंकि वे एक ही जनक द्वारा उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि वो उसी से उत्पन्न हुए हैं, उसी प्रकार से, मतलब उसी पौधे से जन्म लिए हैं वो।
तो उसमें जो भी गुण होंगे उसी पौधे के समरूप होंगे। इस अध्याय में आगे आप पढ़ेंगे कि इसके विपरीत लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाले पादप में माता पिता दोनों के गुण होते हैं। लैंगिक जनन के परिणाम स्वरूप पादप बीज उत्पन्न करते हैं। तो लैंगिक जनन में क्या होता है, पादप बीज उत्पन्न करते हैं, क्योंकि ये बीजों के द्वारा उत्पन्न होते हैं इसलिए उसमें बीज भी पाए जाते हैं। अब देखते हैं मुकुलन क्या है। आपने पहले ईस्ट के बारे में पढ़ा है, जिसे केवल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देखा जा सकता है। ईस्ट को किससे देखा जा सकता है, सूक्ष्मदर्शी के द्वारा। इनके लिए यदि पर्याप्त पोषण उपलब्ध हो तो ईस्ट कुछ ही घंटों में वृद्धि करके गुणन अर्थात जनन करने लगते हैं। तो अगर इन्हें पर्याप्त पोषण उपलब्ध करा दिया जाए ईस्ट को, तो वो कुछ ही घंटे में वृद्धि करने लगते हैं और वृद्धि करके जनन करने लगते हैं। याद रखिए, यदि ईस्ट क्या है, एक कोशिका या एक कोशिकीय जीव होता है। तो ईस्ट क्या होता है, एक कोशिकीय जीव होता है। तो आइए देखते हैं किस प्रकार जनन करते हैं ईस्ट। इसमें क्या कहा है कि बेकरी से चाहे आप ईस्ट केक ले सकते हैं या केमिस्ट की दुकान से ईस्ट पाउडर खरीद सकते हैं। चुटकी भर ईस्ट लेकर इसे किसी ऐसे पात्र में रखें जिसमें कुछ जल हो, इसमें 1 चम्मच शक्कर डालकर उसे जल में घोल लें। तो क्या करना है, कुछ जल ले लेना है, उसमें घोल लेना है और चुटकी भर ईस्ट को उसमें डाल देना है। अब उस पात्र को किसी कमरे के गर्म भाग में रखें। 1 घंटे के पश्चात इस द्रव की एक बूंद कांच की स्लाइड पट्टी पर रखकर सूक्ष्मदर्शी में देखें, आपको क्या दिखाई देता है। आप नई ईस्ट कोशिकाओं को देख सकते हैं। तो 1 घंटे में वो वृद्धि करने लगते हैं। जो चीनी का घोल उसमें डाला गया वो उसको पोषण प्रदान करने के लिए ऐसा किया गया था। तो पहली अवस्था में आप देखेंगे ईस्ट कोशिका इस प्रकार थी। जब वो मुकुलन होने लगा उसमें तो अलग से मुकुल निकल रहा था छोटे बल्ब की तरह। दिया है ईस्ट कोशिका से बाहर निकलने वाला छोटा बल्ब जैसा प्रवर्ध जो आपको दिख रहा है उसको मुकुल या कली कहलाता है। तो ये मुकुल या कली है जो प्रवर्ध के रूप में छोटे बल्ब के रूप में विकसित हो रहा है, तो वो मुकुल या कली कहलाता है। मुकुल क्रमशः वृद्धि करता है और जनक कोशिका से विलग होकर नई ईस्ट कोशिका बनाता है। तो मुकुल क्या करता है, धीरे धीरे वृद्धि करता है और उसका जो जनन कोशिका है उससे अलग हो जाता है। जनन कोशिका मतलब यहाँ से विकसित हुआ था, ये इसका जनन कोशिका है, यहीं से विकसित हुआ था और धीरे धीरे यहाँ पर आते हुए ये पार्ट जो है धीरे धीरे अलग हो जाता है। तो कुछ केस में क्या होता है, अलग हो जाता है, लेकिन कुछ केस में क्या होता है कि इसी से फिर नए मुकुल निकलने लगते हैं, फिर उसी से और नए मुकुल निकलने लगते। जिस प्रकार इसमें दिखाया गया है कि उसी नए कोशिका से जो नई मुकुल है, नई कली है, वो जो विकसित हो रहा है उससे फिर दूसरा मुकुल निकलता है और वो धीरे धीरे विकसित होता है। तो इसी प्रकार एक चैन बन जाता है। तो इससे और अधिक संख्या में ईस्ट की कोशिकाएं विकसित होती हैं। नई ईस्ट कोशिका विकसित होकर परिपक्व हो जाती है और फिर नई ईस्ट कोशिकाएं बनाती हैं। कभी कभी क्या होता है, अभी हमने बताया कि नवीन मुकुल से नए मुकुल विकसित होते हैं। जो नवीन मुकुल था उससे नए मुकुल विकसित हो जाते हैं, जिससे एक मुकुल श्रृंखला बन जाती है। यदि यह प्रक्रम चलता रहा तो कुछ समय में बहुत अधिक संख्या में ईस्ट कोशिकाएं बन जाती हैं। तो यही प्रक्रम अगर चलता रहा तो ईस्ट से कई नई कोशिकाएं बन जाती हैं, ईस्ट की नई कोशिकाएं बनने लगती हैं। तो इस प्रकार जो होता है मुकुलन होता है ईस्ट में। आपने देखा ईस्ट में किस प्रकार मुकुलन हुआ। अथवा ठहरे हुए पानी के अन्य जलाशयों में हरे रंग के औपंकी गुच्छे फिसलनदार तैरते हुए आप कुछ पार्ट देखे होंगे। इसमें तालाब हो या ठहरा हुआ पानी हो तो उसमें कुछ हरे रंग का क्या दिखाई देता है, औपंकी गुच्छे फिसलनदार। तो वो एक प्रकार का काई ही होता है, शैवाल जिसको बोलते हैं, जो हरे रंग का होता है। स्पायरोगायरा इसमें दिखाया गया है। एक शैवाल में खंडन किस प्रकार हो रहा है,
ये जनन शैवाल है, इसका खंडन दो प्रकार से इस प्रकार दो भागों में टूट जाता है। तो ये शैवाल हैं। जो हरे रंग का आपको जलाशयों में दिखाई देता है, हरे रंग का वो शैवाल होता है। जब जल और पोषक तत्व उसमें उपलब्ध होते हैं तो शैवाल क्या करने लगते हैं? वृद्धि। जब जल में पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं तो शैवाल वृद्धि करते हैं और तेज़ी से खंडन द्वारा गुणन करने लगते हैं। खंडन करके क्या करते हैं? जनन की प्रक्रिया करते हैं। मतलब वो धीरे धीरे अलग अलग होके कई सारे शैवाल की कोशिकाओं में टूट जाते हैं। शैवाल दो या अधिक खंडों में विखंडित हो जाते हैं। तो दो या दो से अधिक खंडों में विखंडित हो जाते हैं शैवाल। ये खंड अथवा टुकड़े नए जीवों में वृद्धि कर जाते हैं। तो ये जो नए खंड या टुकड़े होते हैं शैवाल के, ये नए जीवों में वृद्धि कर जाते हैं। मतलब वो नया जीव बन जाता है, नया शैवाल की कोशिका बन जाती है जो वृद्धि करती है। यह प्रक्रम निरंतर चलता रहता है और कुछ समय बाद शैवाल एक बड़े क्षेत्र में फैल जाता है। तो यह प्रक्रम चलता रहता है और एक समय आता है कि शैवाल एक बड़े क्षेत्र में फैल जाता है। तो इस प्रकार जो है शैवाल में जो है खंडन होता है। जब उसे पोषण मिल जाता है जल में तो खंडन करने लगता है। अब आते हैं बीजाणु निर्माण में। अध्याय 1 में आपने पढ़ा कि डबल रोटी में वायु में उपस्थित बीजाणुओं से कवक उग जाते हैं। डबल रोटी पर रुई के जाल में बीजाणुओं को देखिए। तो डबल रोटी में आप देखे होंगे रुई के ऐसे जाल दिखाई देते हैं आपको, उसी में बीजाणु होते हैं। जब बीजाणु निर्मुक्त होते हैं तो वे वायु में तैरते रहते हैं। चूँकि ये बहुत हल्के होते हैं इसलिए ये लंबी दूरी तक जा सकते हैं। तो डबल रोटी पर जब फफूंदी लगती है तो उसमें एक रुई की जाल जैसी संरचना आपको दिखाई देती है। तो उसमें बीजाणु होते हैं और वो बीजाणु क्या होते हैं? निर्मुक्त होते हैं। तो ये वायु में क्या करते हैं? तैरते रहते हैं। चूँकि ये बहुत हल्के होते हैं इसलिए लंबी दूरी तय कर सकते हैं। जब इन्हें पोषण मिलता है तो ये वृद्धि करते हैं। बीजाणु अलैंगिक जनन ही करते हैं। तो जो बीजाणु होते हैं वो अलैंगिक जनन ही करते हैं। प्रत्येक बीजाणु उच्च ताप और निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों में, तो प्रत्येक जीवाणु जो है प्रत्येक बीजाणु उच्च ताप और निम्न आर्द्रता जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों को झेलने के लिए एक कठोर सुरक्षात्मक आवरण से ढका रहता है। तो बीजाणु क्या होता है? एक कठोर आवरण से ढका रहता है। ये क्या करता है? उच्च ताप और निम्न आर्द्रता की प्रतिकूल परिस्थितियों से बचाता है, इसलिए ये लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में बीजाणु अंकुरित हो जाते हैं। जब उन्हें अनुकूल परिस्थितियाँ मिलता है बीजाणुओं को तो वो अंकुरित हो जाते हैं और नए जीव में विकसित हो जाते हैं। जैसे मांस और फन एक प्रकार के पौधे होते हैं, पादप होते हैं, में भी जनन बीजाणुओं द्वारा होता है। मतलब इनमें भी अलैंगिक जनन होता है। मांस और फन में जैसे पादप में भी जनन बीजाणुओं द्वारा होता है। यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पर बीजाणुधानी पुंज, यहाँ पर आप छोटे छोटे आपको दिखाई रहे, ये बीजाणुधानी हैं, बीजाणु उत्पन्न करने वाले क्षेत्र। तो यहीं से बीजाणु जो है अंकुरित होते हैं। बीजाणु जब अनुकूल परिस्थितियाँ पाते हैं तो अंकुरित होने लगते हैं। तो ये फन में बीजाणु द्वारा प्रजनन होता है। ये फन का पौधा है। इसी तरह मांस का भी पादप होता है। तो ये दो पौधे हैं जिसमें, और ये अलैंगिक जनन है। तो ये आपको याद रखना इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट। अब आते हैं लैंगिक जनन पर। किस पर? लैंगिक जनन। पुष्प की संरचना के बारे में आप तो पढ़ ही चुके हैं। आप जानते हैं कि पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। तो पुष्प क्या होते हैं? पादप के जनन अंग होते हैं। पुंकेसर क्या होता है? नर जनन अंग होता है और स्त्री केसर मादा जनन अंग होते हैं पुष्प में।
तो इसके पहले अभी हम बताए थे कि नर जनन अंग पुंकेसर को कहते हैं और मादा जनन अंग स्त्री केसर को कहते हैं। ऐसे पुष्प जिनमें या तो केवल पुंकेसर अथवा केवल स्त्रीकेसर उपस्थित होते हैं उसको क्या बोलते हैं? एक लिंगी पुष्प। अभी हमें इसके पहले बताया था शुरुआत में कि जो पुष्प या तो पुंकेसर उसके पास हो या केवल स्त्रीकेसर उपस्थित हो पुष्प में, तो उसको एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। वो एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं, या तो स्त्रीकेसर होगा या तो पुंकेसर होगा। और जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों उपस्थित होते हैं वो द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। तो सिंपल सा है कि अगर स्त्रीकेसर और पुंकेसर दोनों उपस्थित होंगे पुष्प में तो वो द्विलिंगी पुष्प कहलाएंगे। अगर केवल पुंकेसर होगा अथवा केवल स्त्रीकेसर होगा तो वो एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। मक्का, पपीता, ककड़ी या खीरे के पौधे में एक लिंगी पुष्प होते हैं। तो ऐसा पूछा जा सकता है वो कौन से पौधे हैं जिनमें एक लिंगी पुष्प होते हैं? तो मक्का, पपीता, ककड़ी या खीरा। तो ये चारों चीज़ आपको याद रखना है। मक्का, पपीता, ककड़ी और खीरा के पौधे में एक लिंगी पुष्प होते हैं, जबकि जो सरसों का है, पिटूनिया के पौधे में द्विलिंगी पुष्प पाए जाते हैं। सरसों, गुलाब, पिटूनिया। सरसों, गुलाब और पिटूनिया में द्विलिंगी पुष्प होते हैं। सरसों, गुलाब, पिटूनिया में द्विलिंगी पुष्प होते हैं। नर और मादा एक लिंगी पुष्प दोनों एक ही पादप में उपस्थित हो सकते हैं अथवा भिन्न पादपों में पाए जा सकते हैं। तो आप समझ गए कि एक लिंगी और द्विलिंगी पुष्प क्या होता है। ये यहाँ पर पुंकेसर की संरचना दिखाई गई है। पुंकेसर, इसमें जो हरा भाग होता है, लंबा हरा भाग, उसको पुतंतु बोलते हैं। और यहाँ पर ये ऊपर संरचना दिखाई दे रही है, इसको परागकोश होते हैं, परागकोश कहते हैं इसमें। और पराग के कण इसी पर आकर गिरते हैं, इसी में पराग कण आते हैं। और फिर यहाँ पर ये इस संरचना आप देख रहे हैं, ये जो फूला हुआ भाग होता है उसको अंडाशय बोलते हैं। और इसका ऊपर का भाग जो लंबा भाग होता है अंडाशय के ऊपर, उसको वर्तिका बोलते हैं। और सबसे ऊपरी भाग जो होता है उसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। यहीं पर परागकण आके गिरते हैं और धीरे धीरे नली के माध्यम से बीजांड में पहुंच जाते हैं, जहाँ इसका निषेचन होता है। अभी आगे प्रक्रिया हम बताएंगे। तो इसका स्त्रीकेसर को इस प्रकार अगर काटेंगे तो आपको ऐसी संरचना दिखाई देगी, जो बीजांड आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। इसी प्रकार संरचना होता है बीजांड में। आप देख रहे हैं ये जो ऐसे ऐसे संरचना आपको दिखाई दे रही है, यही होता है बीजांड। क्या आप पुंकेसर में परागकोश और तंत्र को पहचान सकते हैं? तो अभी हमने चित्र में बताया, परागकोश में परागकण होते हैं। तो परागकोश में क्या होते हैं? परागकण होते हैं जो नर युग्मकों को बनाते हैं। तो नर युग्मक कौन बनाते हैं? परागकण बनाते हैं। परागकोश में परागकण होते हैं जो नर युग्मक बनाते हैं। स्त्रीकेसर में वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाशय होते हैं। अंडाशय में एक या अधिक बीजांड होते हैं और मादा युग्मक अथवा अंड का निर्माण बीजांड में होता है। तो मादा युग्मक और अंड का निर्माण कहाँ होता है? बीजांड में होता है। चित्र में अभी हमने दिखाया। तो लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के युग्मन से युग्मनज बनता है। तो ये जो प्रक्रम है नर और मादा युग्मकों के संयुग्मन, मतलब मिलने से, युग्मन से, संयोग से संयोग होने का जो प्रक्रम है उसको बोलते हैं निषेचन। और उससे जो बनता है
उसको बोलते हैं युग्मनज। तो लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों के युग्मन से युग्मनज बनता है और यह प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। तो ये सब जानने से पहले, निषेचन को जानने से पहले जान लेते हैं परागण क्या होता है। सामान्यतः परागकणों में दृढ़ सुरक्षात्मक आवरण होता है। तो परागकणों में क्या होता है? दृढ़ सुरक्षात्मक आवरण होता है जो उन्हें सूखने से बचाता है। तो ये आवरण क्या करता है? परागकण को सूखने से बचाता है। क्योंकि परागकण हल्के होते हैं अतः वह वायु अथवा जल द्वारा बहाकर ले जाए जा सकते हैं। तो ये परागकण इतने हल्के होते हैं, इन्हें वायु के द्वारा या जल के द्वारा बहाकर दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। पुष्प पर बैठने वाले कीटों के शरीर पर परागकण जो होते हैं चिपक जाते हैं। तो अगर पुष्प पर जो कीट बैठते हैं तो उनके शरीर पर पराग के कण चिपक जाते हैं, और जब कीट उसी प्रकार के किसी अन्य पुष्प पर, तो वही कीट जब उसी प्रकार के किसी अन्य पुष्प पर बैठते हैं तो क्या होता है? तो पुष्प का जो वर्तिकाग्र भाग है, स्त्रीकेसर के ऊपर जो वर्तिकाग्र होता है, हमने दिखाया था, उस पर कुछ पराग के कण क्या होते हैं? गिर जाते हैं। परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाता है? परागण कहलाता है। तो परागकणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण परागण कहलाता है। यदि परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उसको क्या कहते हैं? स्वपरागण। अगर परागकण जो होते हैं उसी पुष्प, जिस पुष्प के पुंकेसर के अंदर, पुंकेसर के ऊपरी वाले भाग पर, जिसको परागकोश बोलते हैं, वहाँ पर क्या होता है? परागकण होता है। तो उसी पुष्प के स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र पर परागकण जब गिर जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? स्वपरागण। क्योंकि उसी पुष्प पर गिरा, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरा, इसलिए इसको स्वपरागण कहते हैं। लेकिन उसी प्रकार के पुष्प के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरता है तो उसको परपरागण बोलते हैं। अभी चित्र से आप समझ जाएंगे, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है। यह है स्वपरागण की क्रिया। आप देख रहे हैं कि ये परागकण जो है वर्तिकाग्र पर गिरते हैं। ये जो देख रहे हैं आप यहाँ पर, ये जो संरचना है, ये संरचना है किसका? पुंकेसर का। और यहाँ पर परागकण होते हैं और वो किसी कारणवश यहाँ पर वर्तिकाग्र पर आकर गिर जाते हैं। यहाँ पर वर्तिकाग्र पर आकर गिर जाते हैं तो वो एक ही पुष्प में हुआ ना, तो इसीलिए इसको स्वपरागण कहते हैं। लेकिन यही परागकण जब दूसरे पुष्प, उसी के समान दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं तो उसको कहते हैं परपरागण कहते हैं। तो आपको फिगर से अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। उसी पुष्प में गिरेगा उसके वर्तिकाग्र पे परागकण तो उसको स्वपरागण कहेंगे, और दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर परागकण गिरेगा तो उसको कहेंगे परपरागण। में उसी पादप के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे परपरागण कहते हैं। तो चित्र से आपको समझ में आ गया। अब हम आते हैं निषेचन पर। तो ये आपको प्रक्रिया परागण की समझ में आ गई, तो उसके बाद निषेचन वाली प्रक्रिया आपको समझना होता है। नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन मतलब संयोग के द्वारा बनी कोशिका क्या कहलाती है? युग्मनज। तो नर और मादा युग्मकों के युग्मन से क्या बनता है? युग्मनज बनता है। और युग्मनज बनाने के लिए नर और मादा युग्मकों के युग्मन का जो प्रक्रम होता है उसको बोलते हैं निषेचन बोलते हैं। तो युग्मनज बनाने के लिए जो नर और मादा युग्मकों का युग्मन होता है, संयोग होता है, उसका जो प्रक्रम होता है उसको बोलते हैं निषेचन। तो युग्मनज भ्रूण में विकसित होते हैं। कहाँ विकसित होते हैं युग्मनज? भ्रूण में विकसित होते हैं। ये आपको फिगर में दिखाया गया है किस प्रकार अंकुरित होता परागण है। तो ये परागकण वर्तिकाग्र, ये स्त्रीकेसर का भाग है वर्तिकाग्र, उस पर जो है परागकण गिरा है, आपको दिखाई दे रहा है अंकुरित होता परागकण। ये ऐसे नली के द्वारा विकसित होता है
और धीरे धीरे नली के माध्यम से उसके अंडाशय में पहुंच जाता है। जो स्त्रीकेसर का अंडकोश का भाग होता है, जहां बीजांड होता है, उसी में ये मिल जाते हैं। तो उसी में ये नर, ये जो परागकण होता है वो होता है पुष्प का, और मतलब नर युग्मक बोलते हैं। परागकण से नर युग्मक का निर्माण होता है, और जो बीजांड होते हैं वो मादा युग्मक होते हैं। तो दोनों मिलकर क्या करते हैं, यहाँ पर निषेचन की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं, और उसके बाद युग्मनज का निर्माण होता है। तो दोनों से युग्मनज कोशिका का निर्माण होता है, और उसी से फल विकसित होते हैं। तो निषेचन से किसका निर्माण होता है, युग्मनज का। युग्मनज कैसे बनते हैं, नर और मादा युग्मक के संयोग से युग्मनज का निर्माण होता है, और इस प्रक्रम को क्या बोलते हैं, निषेचन बोलते हैं। अब आते हैं फल और बीज का विकास। क्या है, फल और बीज का विकास। निषेचन के पश्चात जब निषेचन की प्रक्रिया हो जाती है, उसके बाद अंडाशय क्या होता है, फल में विकसित हो जाता है। तो अभी हमने क्या बताया कि निषेचन के पश्चात ये विकसित होते हैं, ये युग्मनज जो बनते हैं वो विकसित होकर फल में परिवर्तित हो जाता है, जबकि पुष्प के अन्य भाग मुरझाकर गिर जाते हैं। तो जब फल बन जाता है तो उसके अलावा पुष्प के जो भाग होते हैं वो मुरझाकर गिर जाते हैं। परिपक्व हो जाने पर अंडाशय फल के रूप में विकसित हो जाता है। तो यही अंडाशय जब विकसित होता है, परिपक्व हो जाता है, तो फल के रूप में विकसित हो जाता है। बीजांड से बीज विकसित होते हैं। तो इसमें जो बीजांड होते हैं वहाँ से बीज विकसित होता है। बीज में एक भ्रूण होता है जो सुरक्षात्मक बीजावरण के अंदर रहता है। तो बीज में क्या होता है, एक भ्रूण होता है जो सुरक्षात्मक बीजावरण के अंदर रहता है। तो भ्रूण का एक बाहरी परत होता है, सुरक्षात्मक परत होता है जिसको बीजावरण बोलते हैं, उसी के अंदर भ्रूण होता है। कुछ फल क्या होते हैं, गूदेदार और रसीले होते हैं, जैसे आम, सेब, संतरा। और कुछ फल कठोर होते हैं, जैसे बादाम और अखरोट। तो ये सब कठोर फल होते हैं, और आम, सेब, संतरा ये सब रसीलेदार, गूदेदार होते हैं। तो ये सेब आप देख रहे हैं, ये रसीलेदार होते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं आप, बीजांड है, बीजांड से बीज विकसित हुआ है। आप देख रहे हैं यहाँ पर बीज आपको दिखाई दे रहा है। तो सेब खाते हुए देखेंगे तो बीच में वो बीजांड होता है, उसमें बीज विकसित होते हैं। अब आते हैं बीज प्रकीर्णन। बीज प्रकीर्णन। प्रकृति में एक ही प्रकार के पादप विभिन्न स्थानों पर उगे हुए पाए जाते हैं। तो प्रकृति में एक ही प्रकार के पादप कई अलग अलग भागों में उगे हुए आपको दिखाई देते हैं। कभी ऐसा आपने देखा है कि एक ही प्रकार के पौधे एक ही स्थान पर केवल उगते हैं? नहीं। तो एक ही प्रकार के पौधे कई अलग अलग स्थानों पर आपने देखे होंगे। ऐसे बीजों के विभिन्न स्थानों पर प्रकीर्णन के कारण होता है। तो क्या, तो ये जो अलग अलग भागों पर एक ही प्रकार के पौधे आपको दिखाई देते हैं, तो ये किस प्रकार ये पहुँचे, मतलब वहाँ से कैसे विकसित हुए? तो ये सब प्रकीर्णन के कारण ही संभव है। अब प्रकीर्णन क्या होता है उसको आगे हम देखते हैं। कभी कभी किसी वन अथवा खेत या फिर उद्यान में चहलकदमी करते समय आपको अपने वस्त्रों पर फलों के बीज चिपके दिखाई दिए होंगे। तो क्या होता है, कभी कभी हम वनों में, हम का मतलब जब मनुष्य कोई भी हो या कोई जानवर ही हो, वनों में या खेतों में या कई उद्यानों में घूमते टहलते आपको दिखाई देंगे। तो आपको कभी कभी आप देखे होंगे कि आपके वस्त्र पर या जंतुओं के शरीर पर कुछ जो है फलों के बीज चिपके हुए दिखाई देते हैं। और यही जब दूसरे स्थान पर वो जाते हैं और किसी कारणवश वो वहाँ पर वो बीज गिर जाते हैं और नमी जैसे मिट्टी में गिरते हैं, तो वहाँ पर वो दूसरे पौधे के रूप में विकसित हो जाते हैं। तो यही प्रकीर्णन की प्रक्रिया है। जंतुओं द्वारा होता है, तो कुछ वायु द्वारा होता है, कुछ जल के द्वारा होता है। तो यही बीज जो है इनके माध्यम से एक जगह से दूसरे जगह पहुंच जाते हैं और दूसरे जगह पर उसी प्रकार के दूसरे नए पौधे
या वृक्ष पेड़ धीरे धीरे विकसित हो जाते हैं के रूप में विकसित होने लगते हैं। तो ये प्रकीर्णन की प्रक्रिया है। तो इसलिए हम क्या देखते हैं कि एक ही प्रकार के पौधे जो है विभिन्न स्थानों पर उगे हुए पाए जाते हैं। ये सब प्रकीर्णन के द्वारा ही संभव है। ऐसा नहीं है कि यहाँ बो दिए एक जगह तो फिर 2-10 किलोमीटर जाकर दूसरी जगह बोया जाता है, तो ऐसा नहीं होता है। मतलब जहाँ पर आदमी उपस्थित है वहाँ पर अपना जो है कार्य करता रहता है। मतलब नए पौधों को उगाने के लिए जो स्थान होता है उसके पास वहाँ पर उगाता है। लेकिन कुछ प्रकीर्णन के माध्यम से भी अलग अलग भागों पर एक ही प्रकार के पौधे देखने को मिल जाते हैं। ये प्रकीर्णन के द्वारा ही संभव है। कल्पना कीजिए कि किसी पादप के सभी बीज एक ही स्थान पर गिरकर वहीं उग आए, तब क्या होगा इस परिस्थिति में? पादप के नवोद्भिद नए उगे पौधे के बीच धूप, जल, खनिजों और स्थान के लिए गंभीर स्पर्धा होगी। तो अगर एक ही प्रकार के पौधे एक ही स्थान पर उग आएंगे तो उनमें जो है बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा होने लगेगी। धूप के बीच, जलों के बीच, खनिज के बीच और स्थानों के लिए स्पर्धा होने लगेगी। संभवतः उनमें से कोई भी स्वस्थ पौधा या पादप के रूप में विकसित नहीं होगा। तो इसीलिए कभी भी एक ही प्रकार के पौधे को एक ही स्थान पर नहीं उगाना चाहिए, से अलग अलग जगहों पर उगाना चाहिए। पादपों के बीजों के प्रकीर्णन से लाभ होता है। पादपों के बीजों के प्रकीर्णन से क्या होता है? लाभ होता है। इससे एक ही प्रकार के पादप के जो नवोद्भिद मतलब नए पौधे होते हैं उनमें सूर्य के प्रकाश, जल और खनिजों के लिए परस्पर स्पर्धा की संभावना कम हो जाती है। तो अगर एक ही प्रकार के पौधे अलग अलग स्थानों पर उगाए जाएंगे तो उसमें प्रतिस्पर्धा नहीं होगी। प्रकाश को लेके, जल को लेकर और खनिजों के लिए उनमें प्रतिस्पर्धा नहीं होगी और जो पौधे विकसित होंगे वो स्वस्थ होंगे। प्रकीर्णन पादप को व्यापक क्षेत्र में प्रकीर्णन पादप को प्रकीर्णन क्या करता है? पादप को व्यापक क्षेत्र में वितरित होने में सहायक होता है। तो प्रकीर्णन क्या करता है? पादप के अंदर जो बीज होता है उसके प्रकीर्णन में तो इसके पहले हमने क्या बताया था कि प्रकीर्णन क्या होता है? बीजों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल के द्वारा या वायु के द्वारा या जानवरों के द्वारा ले जाना एक स्थान से दूसरे स्थान प्रकीर्णन कहलाता है। तो प्रकीर्णन जो होता है पादप को व्यापक क्षेत्र में वितरित होने में सहायक होता है ताकि वे नए आवासों में अपनी पकड़ बनाने में समर्थ हो सकें। यहाँ पर दिखाया गया सहजन, ड्रमस्टिक और द्विफल मैपल के बीज के बाहर के ये बीज हैं, ये पंख होते हैं बाहर के, आपको दिखाई दिए हैं। अब यहाँ पर दिखाया प्रकृति में पादप के प्रकीर्णन पवन मतलब वायु, जल और जंतुओं द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? पवन के द्वारा, जल के द्वारा और जंतुओं के द्वारा। सहजन ड्रमस्टिक बोलते हैं इसी को, तथा द्विफल मैपल बोलते हैं। जैसे पादप के पंख युक्त बीज घासों के हल्के बीज अथवा आक, मदार के रोमयुक्त बीज और सूरजमुखी के रोमयुक्त फल पवन के साथ उड़कर सुदूर स्थानों तक चले जाते हैं। तो इसके बीज जो होते हैं बहुत हल्के होते हैं, सहजन के बीज, और द्विफल मैपल बोलते हैं। इनके बीज किस प्रकार होते हैं? बीच में बीज होते हैं और उसके बाहरी स्थान पर पंख होते हैं। आपने उड़ते हुए देखा होगा इस प्रकार के बीज। और घासों के हल्के बीज और आँख, मदार के पेड़ आप देखे होंगे, उसके रोमयुक्त बीज और सूरजमुखी के रोमयुक्त फल क्या होते हैं? पवन के साथ उड़कर सुदूर स्थानों पर मतलब दूसरे स्थानों पर, दूर स्थानों पर चले जाते हैं और वहाँ पर बीज अंकुरित होकर नए पौधों को जन्म देते हैं। कुछ बीज जल द्वारा प्रकीर्णित होते हैं
ऐसे बीजों अथवा फल के आवरण स्पंजी और तंतुमय होते हैं। तो कुछ बीज जो होते हैं वो जल के द्वारा प्रकृत होते हैं। तो जो बीज जल के द्वारा प्रकृतित होते हैं, प्रकीर्णित होते हैं, तो ऐसे बीज या फल के आवरण जो होते हैं वो कैसे होते हैं? स्पंजी और तंतुमय होते हैं, ताकि वे जल में तैरते रहें। इसी वजह से उसके आवरण स्पंजी और तंतुमय होते हैं, तैरते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकें। उदाहरण के लिए नारियल के बीज क्या होते हैं? स्पंजी और तंतुमय होते हैं, इसीलिए ये पानी में तैरते रहते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं। तो ये जल के द्वारा प्रकीर्णन होता है इसमें। तो हमने देखा नारियल के बीज जल के द्वारा प्रकीर्णित होते हैं। कुछ बीज जंतुओं द्वारा प्रकीर्णित होते हैं, विशेष रूप से कंटकी कांटेदार बीज जो होते हैं, जिसमें हुक जैसी संरचनाएं होती हैं और जिसकी वजह से वो जंतुओं के शरीर में चिपक जाते हैं। हुक जैसी संरचनाओं की वजह से, जिससे बीज जंतुओं के शरीर से चिपक जाते हैं और दूरस्थ स्थानों तक ले जाया जाता है जंतुओं द्वारा। इनके उदाहरण हैं जो जंतुओं द्वारा बीज जो है प्रकीर्णित होते हैं, उसमें एक है यूरेना और एक होता है जैंथम। ये जितने पॉइंट हम बता रहे हैं सभी को आपको नोट करके चलना है, ये सब इम्पॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। तो प्रकीर्णित होने वाले बीज, तो वही बीज जो है जंतुओं के द्वारा प्रकीर्णित होते हैं जो कांटेदार होंगे, जिसमें हुक जैसी संरचना लगी होगी, तभी वो चिपक पाएंगे जंतुओं के शरीर से। तो यूरेना क्या है? यूरेना और जैंथियम। यूरेना और जैंथियम, इन बीजों का प्रकीर्णन जंतुओं द्वारा होता है। जैंथियम का आप बीज देख रहे हैं, किस प्रकार आप देख रहे हैं, इसमें हुक जैसी संरचना लगी हुई है और इसी वजह से जो है जंतु के शरीर में आसानी से चिपक जाते हैं। कुछ पौधे के फल झटके के साथ फट जाते हैं और उसके अंदर के बीज स्वतः ही प्रकीर्णित हो जाते हैं। तो उसके अंदर के बीज क्या होते हैं? प्रकीर्णित हो जाते हैं, क्योंकि वो झटके के साथ फट जाता है और वो बीज निकल के दूसरी जगह चल जाता है। बीज जनक पादप से दूर जाकर गिरते हैं। तो इस प्रकार के बीज जो होते हैं, उसके जो जनक पादप होते हैं उससे काफ़ी दूर जाकर गिरते हैं, क्योंकि फल फट जाता है, जिसकी वजह से बीज पर एक बल का प्रभाव से वो दूर गिर जाता है पादप से। जैसे एरंड और बालसम के पादप में ऐसा होता है। तो एरंड और बालसम के पादप क्या होते हैं? उसके जो फल होते हैं वो झटके के साथ फटते हैं और बीज दूसरे जगह पर उसके पादप से दूसरे जगह गिर जाती है दूर। तो ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट कर लीजिए। एरंड और बालसम में फलों का प्रकीर्णन किस प्रकार होता है? बीज का प्रकीर्णन फल के झटके जो है झटके साथ फट जाता है, उसी के द्वारा बीजों का प्रकीर्णन इसमें होता है। तो ये थे इम्पॉर्टेंट पॉइंट इस चैप्टर में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो ये सारांश दिया इसमें खुद देख लेते हैं। सभी जीव अपने किस्म को बनाए रखने के लिए या अपने प्रजाति को, वंश को बनाए रखने के लिए जनन या गुणन करते हैं। पादप में जनन दो प्रकार का होता है, एक अलैंगिक जनन होता है, एक लैंगिक जनन होता है। अलैंगिक जनन की कुछ विधियां खंडन, मुकुलन, बीजाणु निर्माण और कायिक प्रवर्धन। तो इन इतने प्रकार के जो होते हैं अलैंगिक जनन की अंतर्गत आते हैं विधियां हैं खंडन, मुकुलन, बीजाणु निर्माण और कायिक प्रवर्धन। ये आपको याद रखना है। लैंगिक जनन में नर और मादा युग्मकों का युग्मन होता है। तो लैंगिक जनन में क्या होता है? नर और मादा युग्मक का संयोग होता है या मिलन होता है या युग्मन होता है। कायिक प्रवर्धन में पत्तियां, तना, मूल जैसे कायिक भागों से नए पादप उगाए जाते हैं। तो कायिक प्रवर्धन में यही होता है, ये इम्पॉर्टेंट है। पुष्प पादप का, पुष्प क्या है? पादप का जनन अंग है। एक लिंगी पुष्प में या तो नर भाग होगा, नर जनन अंग होगा, या मादा जनन अंग, मतलब या तो स्त्री केसर होगा या तो पुंकेसर होगा। और द्विलिंगी में या तो दोनों होंगे, नर और मादा जनन अंग दोनों होंगे, मतलब स्त्री केसर और पुंकेसर दोनों भाग होंगे द्विलिंगी पुष्प में। नर युग्मक परागकणों के अंदर और मादा युग्मक बीजांड में पाए जाते हैं। तो परागकणों के अंदर नर युग्मक होते हैं
और मादा युग्मक बीजांड के मतलब बीजांड में पाए जाते हैं। और यही परागकण जब वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उसके माध्यम से, उसके नलिका के माध्यम से कहाँ पहुँच जाते हैं? बीजांड में, जहाँ मादा युग्मक के साथ मिलकर निषेचन करते हैं और युग्मनज का निर्माण करते हैं। किसी पुष्प के परागकोश से उसी पुष्प अथवा किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकणों के स्थानांतरण का प्रक्रम क्या कहलाता है? ये परागकण कहलाता है। परागण दो प्रकार का होता है, एक होता है स्वपरागण, एक होता है परपरागण। स्वपरागण में परागकण परागकोश से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं, और परपरागण में परागकण एक पुष्प के परागकोश से उसी प्रकार के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। तो ये अंतर होता है। परागण पवन, जल और कीटों के द्वारा हो सकता है। तो परागण किससे होता है? पवन, जल और कीटों के द्वारा हो सकता है। नर और मादा युग्मकों का युग्मन निषेचन कहलाता है। तो नर और मादा युग्मकों का युग्मन क्या कहलाता है? निषेचन। निषेचित अंड क्या कहलाता है? युग्मनज। मतलब जो नर और मादा युग्मक मिलते हैं तो क्या बनता है? युग्मनज बनता है। तो वो निषेचित अंडे का निर्माण होता है, उसको बोलते हैं युग्मनज। युग्मनज का विकास कहाँ होता है? भ्रूण में होता है। तो ये थे इतने इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो अभी हमने पढ़ा। अभी कुछ और देखते हैं। फल एक परिपक्व अंडाशय है। जब बीजांड बीज में विकसित होता है, बीज में फल एक परिपक्व अंडाशय है। तो अंडाशय जो विकसित होकर परिपक्व होता है तो वो फल का निर्माण करता है, और जबकि बीजांड बीज में विकसित हो जाता है। बीजांड से क्या बनता है? बीज। बीज में विकासशील भ्रूण होता है। बीजों का प्रकीर्णन पवन, जल और जंतुओं के द्वारा होता है। बीज प्रकीर्णन एक ही स्थान पर पादप की अधिक संख्या का वृद्धि को रोकना। बीज प्रकीर्णन से क्या होता है? एक ही स्थान पर पादप की अधिक संख्या की वृद्धि को रोकना, सूर्य के प्रकाश, जल और खनिजों की स्पर्धा को कम करना और नए आवासों को अधिकरण में सहायक होना। ये बीज प्रकीर्णन का लाभ है। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, शेयर करिए, और वीडियो का अगला नोटिफिकेशन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।